तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2024 के पेपर का सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेक्शन के अंदर आपको 7 क्वेश्चंस देखने के को मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, दैट मीन्स ये जो सेक्शन है दैट इज ऑफ 21 मार्क्स। ठीक है, ये जो सेक्शन है दैट इज ऑफ 21 मार्क्स। तो एक एक करके हम लोग इस सेक्शन के क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 इज। अब देखो इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि आपको ए या बी में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। चलो ए पार्ट सबसे पहले देखते हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ठीक है, आपको ये बताना है। दिस इज फॉर 1 मार्क्स। एंड नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी उसका नाम बताना है एंड उसी क्या इंपॉर्टेंस है आपको वो बताना है। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया होता है? ठीक है, विच हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड एंड वहां पर क्या होता है, एक फॉरेन जीन। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक फॉरेन जीन एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वहां पर डीएनए मैनिपुलेटेड है तो किसी लिए तो मैनिपुलेट किया होगा ना। वो मैनिपुलेशन क्यों किया जाता है? कोई पर्टिकुलर फंक्शन या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस कराने के लिए डीएनए मैनिपुलेशन किया जाता है। एंड ऐसे एनिमल्स जहां पर डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाता है। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी उसका नाम क्या था? रोजी। ठीक है, एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या था? इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क। ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ठीक है, यानी कि पर लीटर मिल्क के अंदर, पर लीटर मिल्क के अंदर कितना प्रोटीन था? 2.4 ग्राम। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क ये काउ was able to produce. And cow milk containing human alpha lactalbumin protein is nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. अब जो बेबीज होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए जो है वो काउ मिल्क ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। दैट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, एंड ये जो प्रोटीन था दैट वाज प्रेजेंट इन द काउ रोजी। ठीक है, रोजी काउ के अंदर दिस प्रोटीन वाज प्रेजेंट। ओके, सो क्या हो जाता है बेसिकली, दिस मिल्क वॉज, ठीक है, जब जो मिल्क रोजी काउ से प्रोड्यूस हो रहा था दैट वाज मोर बेनिफिशियल फॉर इन्फेंट्स। ठीक है, जो ह्यूमन बेबीज थे उनके लिए वो मिल्क जो है था वो नेचुरल काउ मिल्क से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाता है बेसिकली, ये जो रोजी काउ है, जो ट्रांसजेनिक काउ है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, चलो, सिंपल क्वेश्चन था ये। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपको देखने मिल रहा है दिस इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब जो इसमें ऑप्शन में दिया होगा वो आई गेस प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से होगा। यस, ठीक है। अब पहले आपको बताना, एक्सप्लेन द कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको आर1। ठीक है, इको आर1 जो होता है इसको इसी तरीके से क्यों नेम किया जाता है आपको वो बताना है। ठीक है, with the help of an illustration only show the action of eco r1 on DNA polynucleotide। यानी डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर इको आर1 किस तरीके से एक्ट करता है वो आपको बताना है। ठीक है, थ्रू अ डायग्राम। ठीक है, अभी को आर1 जो है, सबसे पहली बात है ये आता कहाँ से? एस्चेरिशिया कोलाई RY30। ठीक है, अब यहाँ पर ई जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस एस्चेरिशिया को। CO ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को। ठीक है, स्पीशीज नेम क्या है? कोलाई। ठीक है, उसके जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं वो क्या आ जाते हैं? ई के बाद में आ जाते हैं। आर जो होता है ना, ठीक है, आर इज द स्ट्रेन। ठीक है, RY स्ट्रेन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो लेटर होता है दैट रिप्रेजेंट स्ट्रेन। एंड 1 जो है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर। ठीक है, यानी कि किस ऑर्डर के अंदर वो एंजाइम उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन से आइसोलेट किया। आप देखो क्या है,
एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ एक ही एंजाइम आइसोलेट होगा, मोर देन वन एंजाइम्स कैन बी आइसोलेटेड। अब किस ऑर्डर के अंदर वो आइसोलेट हुए उससे रिप्रेजेंट, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वन, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक्शन ऑफ इको R1 ऑन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपको वेक्टर डीएनए दिखाए हुए है, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब जो इको R1 होता है ना, ये कहाँ पर कट करता है, GAA TTC सीक्वेंस जब प्रेजेंट होगी तो ये क्या करता है, जी और ए के बीच में कट करता है। ठीक है, जी और ए के बीच में ये क्या करता है, कट करता है। अब वेक्टर डीएनए में भी ये सेम एंजाइम, ठीक है, क्या होगा बेसिकली, इको R1 से ही कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कट हुआ, ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होगा। ठीक है, यहाँ पर कट हुआ, यहाँ पर कट हुआ, फॉरेन डीएनए में भी जी एंड ए के बीच में इको R1 जो है वो कट करेगा उनको जी एंड ए के बीच में, एंड वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, वहां पर क्या प्रोड्यूस होंगे, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर स्टिकी एंड्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, यहाँ पर लाइगेशन का प्रोसेस अगर होता है, बट वो आपको नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ ये बताना था कि इको R1 का क्या एक्शन होता है ऑन द डीएनए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, इको R1 ने जब कट किया तो वहां पर क्या हो जाते हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर दिखाना था। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई ABCDE एंड F। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक 2025 के पेपर में भी देखने मिल रहा था। ठीक है, यानी कि कुछ पैटर्न्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि CBSE क्वेश्चंस रिपीट करता है, एंड वो चीज यहाँ पर प्रूव भी हो रही है। ठीक है, अच्छा अब ये आपको देखने मिल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से, है ना, क्योंकि आपको क्या देखने मिल रहा है, ह्यूमन डिजीज देखने आपको मिल रहा है, एंड आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखने मिल रहा है, एंड सिम्टम्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात हो रही है न्यूमोनिया की। ठीक है, न्यूमोनिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर बताया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, एंड आपको उसके सिम्टम्स लिखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन है, दैट मीन्स आपको न्यूमोनिया के सिम्टम्स लिखने हैं। अच्छा, टाइफाइड का आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताना है, क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। कॉमन कोल्ड के भी आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दिया हुआ, आपको सिम्टम्स बताने हैं। रिंगवॉर्म के बारे में भी आपको अगेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताना है। फिर आपको ऐसे ही एस्कैरियासिस के बारे में सिम्टम्स बताने हैं, एंड फिर आपको क्या बताया हुआ है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है वो आपको दी हूँ, आपको बताना है कि कौन सा ह्यूमन डिजीज है जिसके अंदर ये सिम्टम्स देखने मिलता है, जिनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ये पर्टिकुलर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर बात की जाए न्यूमोनिया के सिम्टम्स की, तो आप वहां पर सिम्टम्स में इनमें से कुछ पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, अगर आप सब नहीं लिखते हैं तो, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ग्रेइश ब्लू लिप्स एंड नेल्स। ठीक है, ये देखने मिलते हैं। अच्छा, टाइफाइड की अगर बात की जाए, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन देखने मिलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, कॉमन कॉल्ड जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, होर्सनेस एंड टायर्डनेस देखने मिलती है। एस्कैरियोसिस की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ओके, हाँ, अच्छा नहीं, पहले रिंग वॉर्म है। ठीक है, तो रिंग वॉर्म जो होता है, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन में से आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, एंड उसके सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, एस्कैरियोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन, अनेमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अमीबियासिस। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अमीबियासिस या अमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपसे यहाँ पे 6 पार्ट्स पूछूंगे, दैट मीन्स 0.5 मार्क्स आपको एक को लिखने का मिलेगा। ठीक है, सो दिस सम्स अप टू 3 मार्क्स। ठीक है, चलो, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन बाय ह्यूमन फीमेल्स
ओके आपको बताना है कि जो ह्यूमन फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एंड मेंशन द शेड्यूल टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव आउटकम। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलो। अब ये जो पिल्स होती है ना, क्या होता है बेसिकली, या तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, या फिर उनका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो प्रोजेस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड क्या होता है बेसिकली, what these contraceptive pills do, they inhibit ovulation as well as implantation and alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms, ठीक है, यानी कि वो ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करती है, इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करते हैं, एंड वो क्या करते हैं बेसिकली, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि स्पर्म्स की जो एंट्री है या तो वो इनहिबिट हो जाए, ठीक है, या फिर वो क्या हो जाए बेसिकली, स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, या तो कंप्लीट प्रिवेंशन हो जाए ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म्स, या फिर क्या हो जाए बेसिकली, उनका जो एंट्री है वो क्या हो जाए बेसिकली, स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। एंड ये किस स्केड्यूल से ली जानी चाहिए बेसिकली, दे हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक फीमेल को स्टार्ट होती है, ठीक है, तो डे 1 to 5 के बीच में स्टार्ट करके 21 days तक कंटिन्यूअसली ये जो पिल्स होती हैं, ये क्या है बेसिकली, लेनी पड़ती है, ओके। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ठीक है, यानी कि जब तक वो फीमेल चाहती है कि कॉन्सेप्शन वो प्रिवेंट करे, तब तक क्या होगा, अभी मान लो कि डे 2 पे किसी फीमेल ने स्टार्ट किया एंड लगातार 21 days तक वो ली, ठीक है, यानी कि डे 23 तक लिया। अब उसके बाद में 7 days के गैप के बाद में वो अगेन उनको उसको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, पिल्स को लेना पड़ेगा टिल द टाइम उनको कॉन्सेप्शन प्रिवेंट करना, ओके। सो दिस इज हाउ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प, ओके। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 25। नेम एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ डीएनए दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, ओके। आपको ये 1+1 मार्क्स में पूछा हुआ है, यानी कि आपको पहले तो उनका नेम बताना है, उसके मार्क्स मिलेंगे, एंड दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, आपको 1 मार्क्स उसका मिलेगा, एंड आपको दो एप्लीकेशंस बतानी है ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेसिकली, देखते हैं। चलो, क्या होते हैं बेसिकली, जो डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बनाते हैं ना, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ठीक है। दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब जैसे ही आपने इतना लिख दिया, आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। अगर बात की जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशंस की, तो वो क्या होता है, पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर हेल्प करती है, फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, क्राइम वगैरह डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, टू स्टडी इवोल्यूशन, टू ट्रेस पाथ ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेस, वेरी वेरी इजी, ओके। आपको इनमें से कुछ एप्लीकेशंस भी याद है, तो आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। दो आपको लिखनी है, बट अगर आप 3 लिख देंगे तो टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है। चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन भी इजी था, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, ये जो पीडीएफ रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है, एंड जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ, given below is a picture that shows the magnified blood smear of a patient under microscope, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, ब्लड स्मीयर का मैग्निफाइड व्यू दिखाया हुआ ऑफ अ पेशेंट, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है। नेम द डिसीज द blood smear is indicated or indicative of, write the symptoms of the disease and its cause, ठीक है।
इसको देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है। क्यों? बेसिकली यहाँ पर सिकल सेल आरबीसीज देखने मिल रहे हैं। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ दिस डिसीज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल क्रॉस, यानी कि आपको इसका इनहेरिटेंस पैटर्न बताना है विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए विच इज दिस डिसीज, इट इज सिकल सेल एनीमिया। कॉज क्या होता है बेसिकली? ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड by valine at sixth position of beta globin chain of hemoglobin molecule। क्या होता है बेसिकली? जो सिक्स पोजीशन होती है, ठीक है, जो सिक्स पोजीशन होती है वहां पर ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट करता है वेलिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट करता है वेलिन एट द सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली? दैट मीन्स वहां पर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन देखने मिलता है एट द सिक्स कोडॉन फ्रॉम GAG टू GUG, ठीक है। या फिर क्या होता है बेसिकली? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन देखने मिलता है GAG से GUG, ठीक है। उसी वजह से वहां पर क्या होता है? सिकल सेल्ड आरबीसीज फॉर्म होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे? चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर। Causes anemia due to which oxygen carrying capacity of RBCs decreases, ठीक है। अब ऑब्वियसली वहां पर क्या हुआ है बेसिकली? उनका शेप चेंज हो गया। वहां पर क्या हो जाता है बेसिकली? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स जो ऐसे पेशेंट्स होंगे उनको क्या है बेसिकली? अनेमिया देखने मिलेगा, टायर्डनेस फील करेंगे वो, एंड ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स उनको देखने को मिलेंगे, ओके। अब अगर बात की जाए इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को, अगर हमने क्रॉस से दिखाना है, सो दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ HbA HbS, ओके। अब कैरियर मेल होता है, कैरियर ही फीमेल होती है, ठीक है। जब उनको क्रॉस करवाया, अब उनके जीनोटाइप्स ही हैं, जब उनको क्रॉस करवाया, सो वहां पर क्या देखने मिलता है? HbA HbA जो होता है ना, दिस इज फॉर नॉर्मल ह्यूमन, ओके। HbA HbS इज कैरियर। HbS जब भी देखने मिलेगा, दैट मीन्स वो जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज डिसीज्ड, ठीक है, और इट इज एन इफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, इट इज एन इफेक्टेड इंडिविजुअल, ओके। चल, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब ये क्वेश्चन कहाँ से था? दिस वाज फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चल, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय SL मिलर। ओके, मिलर्स एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस आपको बताना है। नेम द साइंटिस्ट हुज हाइपोथेसिस प्रॉम्प्टेड हिम टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनके हाइपोथेसिस ने क्या किया बेसिकली? उनको ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के लिए प्रॉम्प्ट किया, ठीक है। दिस इज फॉर 2.5 मार्क। एंड हाउ डज मीटियोराइट एनालिसिस फेवर्स दिस हाइपोथेसिस? दिस इज फॉर 0.5 मार्क्स, ओके। सबसे पहले अगर बात की जाए मिलर्स एक्सपेरिमेंट की, तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या दिखाया था? ही शोड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट एंड ही प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या प्रूव किया था? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये किसने प्रपोज किया था? दिस वाज प्रपोज्ड बाय मिलर, ओके, दिस वाज प्रपोज्ड बाय मिलर, SL मिलर ने, ओके। एंड कौन से साइंटिस्ट थे जिनके हाइपोथेसिस ने उनको हेल्प किया? दैट वाज ओपेरिन एंड हैंडी, ओके। ओके, चलो, इतना अगर आप लिख दोगे आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हो कितने आसान क्वेश्चन CBSE पूछता है। अगर आपने बेसिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना जरूरी है, ओके। चलो, अब मीटियोराइट एनालिसिस इसमें कैसे हेल्प करता है?
क्या होता है बेसिकली, एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर आल्सो अकरिंग इन स्पेस। ठीक है, जब ये बात पता चली तो उससे उनके हाइपोथेसिस को और सपोर्ट मिली। ठीक है, इससे उनके हाइपोथेसिस को और सपोर्ट मिली। ठीक है, जैसे ही आपने इतना लिख दिया आपको वहां पर 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। अब ये आपके ना स्कूल के पेपर्स नहीं होते जहाँ पे कई बारी टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है, अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा हुआ है तो आप 3 पेजेस भर के आओ, ऐसा नहीं होता। सीबीएसई मार्किंग स्कीम होती है एंड सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये आंसर्स लिखे हुए हैं। दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, आपको सीबीएसई मार्क्स देगा ही देगा। वहां पर टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकते हैं। अगर ऐसे टीचर्स मार्क्स काटेंगे एंड अगर आपने रिवैल्यूएशन डाला एंड आपके मार्क्स बढ़ गए तो फिर टीचर दोबारा पेपर नहीं चेक करवाते। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितना आपसे पूछा आप उतना ही लिखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड मेंशन इट्स यूनिट। ओके, again I would say this is an easy question for 1.5 marks. Some ecologists observe that a primary productivity of a place in Rajasthan was low as compared to a particular place in Kerala. Explain why। ठीक है, यानी कि राजस्थान की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो केरला के एक पर्टिकुलर प्लेस की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम थी। आपको उसका रीजन बताना है। दिस इज ऑल्सो फॉर 1.5 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया प्लांट्स ने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है ना, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि वेट किस में होगा? पर ग्राम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी में किस तरीके से आप लिखेंगे? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको बोला हुआ है ना पर यूनिट एरिया, एंड अमाउंट ऑफ बायोमास तो वो किस में होगा? ग्राम में होगा। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो। एंड अगर आप एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप वहां पर किलो कैलोरी, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब ओवर अ टाइम पीरियड की अगर बात हो रही है, ओवर अ टाइम पीरियड की अगर बात हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स। ठीक है, यानी कि पर ईयर। ठीक है, एंड सेव इन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर ईयर इनवर्स। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर बात की जाए कि एक पर्टिकुलर प्लेस राजस्थान का, उसको कंपेयर किया हुआ एक पर्टिकुलर प्लेस इन केरला से, ठीक है, तो वो आपको बताना है। अब क्या होता है बेसिकली, कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से ऐसा देखने मिलता है। फर्स्ट इज लेसर नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये हो सकता है अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी लो होगी। ठीक है ना, आप ध्यान से समझो इस बात को। अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी लो होगी तो वहां पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर लो होगी तो वहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो पहला रीजन ये हो सकता है। लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है। अब अगर न्यूट्रिएंट्स ही प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कैसे ज्यादा हो सकती है ना? लेसर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंट लाइक वाटर स्कैरसिटी और हाई टेम्परेचर एटसेट्रा इन राजस्थान। ठीक है, अब ये कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे। ठीक है, अगर आपको बेसिक भी पता है ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, या प्रोडक्टिविटी किस पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो भी आप इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये क्वेश्चन भी जो है ये थोड़ा इजी कैटेगरी का है। ठीक है, चलो
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने सेक्शन सी जो है यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, सेक्शन सी अभी हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर ना केस बेस्ड क्वेश्चंस है। सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन डी के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? दो क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच। दैट मीन्स ये जो आपका सेक्शन है दैट इज फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 and 30 आर केस बेस्ड क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज 3 सब क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस इन 1 सब क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि एक सब क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है, सब क्वेश्चन का क्या मतलब है? यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 29 है, उसका A B C है, तो C के अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने मिलेगी। ठीक है, ये हुआ मतलब सब क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ? सब क्वेश्चन का मतलब हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। Study the diagram given below that shows the steps involved in the procedure of selecting transformed bacteria and answer the questions that follow। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है जहां पर आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर दिखाए हुए हैं या फिर आपको स्टेप्स दिखाए हुए हैं इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया जाता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको थ्रू दिस फ्लो चार्ट दिखाए हुए या फिर उसका स्टेप्स आपको दिखाए हुए हैं। आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, अब अच्छा, फर्स्ट फिगर के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक है, जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द प्लाज्मिड। अब यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है सेकंड फिगर के अंदर? यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ, दिस वाज द प्लाज्मिड। ठीक है, थर्ड के अंदर आपको क्या देखने मिल रहा है? प्लेट एम के अंदर कॉलोनीज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन अगार। ठीक है, यानी कि एक सिंगल बैक्टीरिया विच इज ग्रोइंग ऑन अगार, वहां से कॉलोनीज ऑब्टेन की गई एंड वो प्लेट एम के ऊपर आपको दिखाई हुई है। उसका जब रेप्लिका प्लेटिंग किया, ठीक है, रेप्लिका प्लेटिंग के अंदर क्या किया? बेसिकली अगार जो था इट हैड टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। ठीक है, तो प्लेट एन पे कुछ इस तरीके से देखने मिला। ठीक है, प्लेट एन पे कुछ इस तरीके से देखने मिला। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द कॉलोनी दैट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर देखो आपको 1 2 3 4 5 5 कॉलोनीज देखने मिल रही हैं एंड यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है? बेसिकली कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज देखने मिल रही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कॉलोनी जो है वो ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, 1 2, अच्छा 3 5। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर फोर्थ कॉलोनी क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, फोर्थ कॉलोनी यहाँ पर क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। जस्टिफिकेशन के भी हाफ मार्क्स हैं। ठीक है, अगर जस्टिफिकेशन की बात की जाए, क्या होता है बेसिकली? दे डू नॉट शो एनी रेजिस्टेंस टूवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, यहाँ पर क्या था? बेसिकली अगार विद टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। ठीक है, वहीं पे तो कॉलोनीज ग्रो हो रही थी, वहां पर उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड वहां पर रेजिस्टेंस नहीं था। ठीक है, दैट्स वाई वहां पर वो कॉलोनी देखने को नहीं मिली। ठीक है, इसलिए वहां पर वो कॉलोनी देखने को नहीं मिली या फिर वो कॉलोनी वहां पर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर भाई बात की जाए क्वेश्चन नंबर बी की, what are the sites in a plasmid called where ampicillin and tetracycline resistance gene are inserted? ओके, आपको वो बताना है। स्टेट देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट 2 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं भी किया था उसको भी यहाँ पर 2 मार्क्स ग्रेस मिले थे। ठीक है, बिकॉज ये जो है बेसिकली आपको थोड़ा सा क्या हो जाता है, आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसके ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिले थे। ठीक है, ओके, अब अगर पार्ट सी की बात की जाए, नेम टू एंजाइम्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर 2 एंजाइम जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फर्स्ट कैन बी टैग डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इसी का देखो सब पार्ट के अंदर आपको ऑप्शन देखने मिल रहा है, रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? बेसिकली
इट लीड टू कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनीज कौन सी होती है? जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती है। ठीक है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है ना, ठीक है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है ना, दे आर कलर्ड। ठीक है, अगर वहां पर कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनी देखने को मिल रही है, दैट मीन्स वहां पर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फॉर्म हो गई हैं। ठीक है, और यही काम कौन करता है बेसिकली? जीन्स दैट एनकोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जब उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है तो वहां पर कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, वहां पर क्या हो जाती है? कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30। Read the following passage and answer the questions that follow. Isn't it incredible that India's land area is only 2 to 4% of the world's total land area, whereas its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. यानी कि इंडिया का जो लैंड एरिया है ना, टोटल जो वर्ल्ड लैंड एरिया है, उसका सिर्फ 2 to 4% है, बट हमारा जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसके अंदर हम हाईली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका परसेंटेज हाई है। However, in these estimate of species, prokaryotes do not figure anywhere। यानी कि इस पर्टिकुलर एस्टिमेट के अंदर ये जो 8.1% है, यहाँ पर कहीं पर भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, biologists are always keen on collecting data with respect to species diversity observed in different regions of the world. The data collected based on the survey conducted for species richness of groups of mammals in 3 different regions are shown in this graph। ठीक है, अब taxonomic richness आपको दिखाई हुई है रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 के अंदर। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, इनके आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट इज वाई स्पीशीज रिचनेस मैक्सिमम इन रीजन 3 इन बार ग्राफ। यानी कि रीजन 3 के अंदर स्पीशीज रिचनेस मैक्सिमम क्यों देखने मिल रही है? ऑप्शन में क्या है? वाई स्पीशीज रिचनेस मिनिमम इन रीजन 1 इन द बार ग्राफ। ठीक है, अब अगर आपको एक का रीजन पता चल गया ना, तो आप दूसरे का रीजन आप ऐसे ही फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, okay, next is plants and animals do not have uniform diversity in the world but show rather uneven distribution. Mention what this kind of diversity is referred to as। ठीक है, अब देखो plants and animals जो है, क्या उनकी diversity यूनिफॉर्म है? That is not uniform। ठीक है, तो बेसिकली ये जो uneven distribution होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप की डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। Why is it that prokaryotes do not have an estimated number of their species diversity as seen in plants and animals? Explain। यानी कि आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास में कोई एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी या उनका कोई एस्टिमेट नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स की तरह। ठीक है, वो आपको बताना है। दिस इज फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, चलो एक करके हम लोग हर पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट इज वाई स्पीशीज रिचनेस मैक्सिमम इन रीजन 3। ठीक है, तो रीजन 3 में अगर बात की जाए, दिस इज लेस सीजनल। अब देखो आपको ना यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर रीजन कहाँ पर होंगे, ठीक है, या कहाँ पर है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जहां पर हमको स्पीशीज रिचनेस ज्यादा मिलती है, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज के अंदर क्या प्रॉपर्टीज देखने मिलती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो सकता है? दैट मीन्स दैट रीजन इज लेस सीजनल विथ कांस्टेंट एंड मोर प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होगा, वहां पर क्या होगा? स्पीशीज को ग्रो करने में इजी रहेगा, तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी। मोर सोलर एनर्जी, सो हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाइयर डाइवर्सिटी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ठीक है, यानी कि वो बोल रहा है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है which remain relatively undisturbed for million of year and had a long evolutionary time for species diversification। अब अगर वो काफी टाइम तक अनडिस्टर्ब थे, दैट मीन्स वहां पर जो स्पीशीज थी वो क्या कर पाई? खुद को डाइवर्सिफाई कर पाई। वो खुद को क्या कर पाई? डाइवर्सिफाई कर पाई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पर भी क्या हो गया? स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो गई। ठीक है, वहां पर भी क्या हो गया? बेसिकली स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब रीजन 1 के अंदर इससे ऑपोजिट कंडीशंस देखने मिली होंगी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट टेम्परेट रीजन सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन एंड लेसर इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। उसका ऑपोजिट हो गया कंप्लीटली। इट हैज मोर सीजनल विद लेस कांस्टेंट and less predictable environment which leads to lower species
डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है दैट इज मोर सीजनल, एंड वहां पर क्या है बेसिकली बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाएगा। They have lower solar energy available, which reduces productivity and in turn contribute to lesser diversity, ठीक है, यानी कि वहां पर lower solar energy available होगी, तो जो productivity हो जाएगी that will also reduce, ठीक है, that will also reduce, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, ठीक है, क्या होता है बेसिकली, हाँ, क्या होता है प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनइवन होता है, ठीक है, तो एस टाइप की डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी, ठीक है, दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज नोन एज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। थर्ड क्या था, थर्ड वाज कि प्रोकैरियोट्स का एक पर्टिकुलर एस्टिमेटेड नंबर क्यों नहीं है लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, तो क्या है बेसिकली कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स, ठीक है, यानी कि जो ओल्ड टेक्सोनोमिक मेथड्स हैं they are not suitable for identifying microbial species as many species are not culturable under laboratory conditions, इनको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर कल्चर नहीं किया जा सकता, एंड इनको आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि इनका आइडेंटिफिकेशन काफी डिफिकल्ट है, ठीक है, एंड इनको कल्चर करना इन विट्रो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, तो इनका एक एस्टिमेटेड नंबर नहीं दिया जा सकता, ठीक है, इनका कोई पर्टिकुलर एस्टिमेटेड नंबर वहां पर नोन नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से क्या है बेसिकली हमको नहीं पता कि इनका एक एस्टिमेटेड स्पीशीज डाइवर्सिटी नंबर क्या होगा, ठीक है, हमको इसलिए नहीं पता, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आज बेसिकली हमने 9 क्वेश्चंस कवर किए, सेक्शन सी और सेक्शन डी हमारा अभी कवर हो गया। इस पर्टिकुलर पेपर के लिए एक लास्ट पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम लोग सेक्शन ई को कवर करेंगे, ठीक है, सेक्शन ई को कवर करेंगे। सेक्शन ई के अंदर आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स दिस सेक्शन इज फॉर 15 मार्क्स, एंड हर पार्ट के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आपको, सॉरी, हर क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमको टोटल 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, ठीक है, हम लोग एक एक करके हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब channel. We will meet you with another part of this particular series. Till then, keep learning.